नमस्कार साथियों, आप सबको पता है कि मोकामा के जो पूर्व विधायक हैं और बाहुबली नेता हैं अनंत सिंह, उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में अब क्योंकि बेऊर जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह एक बार फिर से इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले सुर्खियों में आ गए, मतलब हेडलाइंस में आ गए। अनंत सिंह जब हेडलाइंस पे आए तो फिर से वही उनका बाहुबली वाला तेवर ही उसके पीछे वजह बना। इस बार एक हमजा गांव पड़ता है मोकामा में, वहां पर अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने गोलीबारी की। ये पिछले 3 दिनों से गोलीबारी चल रही थी, आपसी मनमुटाव चल रहा था और मुकेश नाम के एक शख्स के घर पर ताला जड़ने को लेकर यह पूरा विवाद था। अब मुकेश और अनंत सिंह का कनेक्शन क्या है और अनंत सिंह के खिलाफ जो लोग गोलीबारी कर रहे हैं उनका कनेक्शन क्या है अनंत सिंह से, इसे भी जरा ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले मोकामा में क्या हुआ, मोकामा में अब तक क्या हुआ शुरू से आपको बताते हैं। 22 जनवरी को सबसे पहला आपसी मुठभेड़ हुई थी। 22 जनवरी को नौरंगा जलालपुर में अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच फायरिंग की शुरुआत हुई थी। यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। 22 जनवरी को पूरे हमले में करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग की गई थी, इसकी जानकारी सामने आई। फिर 23 जनवरी को मोकामा प्रखंड के पंचमहला थाने में 3 एफआईआर दर्ज हुई और एक अब इस पूरे मामले में चौथा एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है, उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। अब चूंकि आपने सुना एक ऑफिसर से कि पुलिस का एफआईआर दर्ज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉम्प्रोमाइज करके फिर से वही बाहर निकलने के बाद या मामला खत्म होने के बाद फिर से वही अदावत वाली स्थिति आ जाती है, फिर से वही गोलीबारी होती। इसलिए पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज कर लिया, पुलिस ने भी यहां चालाकी से काम किया है। और 23 जनवरी को आप देखेंगे अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगा, जिस पर एफआईआर हुआ। 24 जनवरी को मोकामा प्रखंड के पंचमहल थाने के ही नौरंगा जलालपुर गांव में फिर से फायरिंग शुरू हो गई और ये जो फायरिंग हुई, फायरिंग के आरोप में सोनू मोनू गैंग को गिरफ्तार किया गया। मतलब सोनू को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं गिरफ्तार हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं सरेंडर कर दिया है सोनू ने। इसके बाद अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया कोर्ट में जाकर। अनंत सिंह के एक समर्थक रोशन को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। अब अचानक से जो 24 घंटे पहले एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे, वो अचानक सरेंडर कर दे। लोगों को ये पता नहीं चला, ये हजम नहीं हुआ कि अचानक इसमें खेल क्या चल रहा है। अनंत सिंह पर गोलीबारी के पीछे का क्या इरादा है वो समझिए। क्यों गोलीबारी हुई, अनंत सिंह पर क्यों हमला हुआ, 70 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। मोकामा के मुकेश नाम के एक शख्स ने अनंत सिंह से मदद मांगी थी। मामला क्या है कि सोनू मोनू ईंट भट्टा चलाते हैं। ईंट भट्टा पर मुकेश के एक शख्स को उन्होंने काम पर रखा था। कहा जा रहा है कि ये मुंशी था, मुंशी मतलब जिसे आप कह सकते हैं कैशियर। तो मुंशी का काम करता था मुकेश। मुकेश पर आरोप सोनू मोनू के परिवार ने यह लगाया कि करीब 60 लाख रुपए के आसपास उसने कोई हिसाब ही नहीं दिया, वो पैसे गबन कर लिए। मुकेश के घर पर सोनू मोनू ने जाकर ताला लगा दिया। इसके बाद मुकेश ने मदद मांगने के लिए अनंत सिंह से गुहार लगाई। मुकेश पहले सोनू मोनू गैंग का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन बाद में जब ये सब हुआ, उसके घर पर तालाबंदी हो गई, तब उसने अनंत सिंह के पास मदद मांगी। पैसों के हेरफेर पकड़े जाने पर सोनू मोनू ने मुकेश के घर पर ताला लगा दिया था। इसके बाद मुकेश ने घर पर ताला लगाने की शिकायत अनंत सिंह से कर दी। अनंत सिंह का भी वो बहुत खास माना जाता है। शिकायत सुनने के बाद अनंत सिंह ने मुकेश के घर का ताला खुलवा दिया। खुलवाने के बाद अनंत सिंह सीधे पहुंच गए सोनू मोनू के घर, यानी कि हमजा गांव पहुंच गए। वहां पर जब जैसे पहुंचे तो अनंत सिंह का ये आरोप है कि सोनू मोनू गैंग के लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ता चला गया। खैर, आपके हिसाब से ये चुनावी साल है, यानी बहुत बड़ा साल है। चुनावी साल में ये सारा खेल नीतीश कुमार के सुशासन वाली फेस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये अपने आप में समझना होगा कि जो सरकार कहती है कि वो सुशासन की सरकार है, जिस सरकार ने ये कहा कि उसने लॉ एंड ऑर्डर का राज स्थापित किया, वहां पर उसी सरकार से ये सबने देखा कि लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह किसका समर्थन कर रहे थे। अनंत सिंह खुलकर जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में खड़े थे। पैरोल भी मिला था उन्हें उस वक्त। अनंत सिंह बाहर आए, उन्होंने खुलेआम ललन सिंह के बारे में प्रचार किया। फिर वो जेल वापस गए और जमानत लेकर बाहर आए। तो अनंत सिंह के ऊपर किसका हाथ है, ये भी किसी को, बिहार में रहने वाले कम से कम बिहार के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो इस घटना ने सरकार के चेहरे पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार की वो सुशासन वाली जो पॉलिसी है, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन अचानक लोगों को तब शक पैदा हुआ जब दोनों पक्ष जो एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे, उन्होंने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे।
और आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान आपको नजर आ रहे होंगे, शिवचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर, हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो ये जो पूरी स्थिति बनी है, क्योंकि अब कई लोग तो इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। आवाज थोड़ा सा आवाज अपनी बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है। आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल ये है कि सर इस साल चुनाव भी होने हैं बिहार विधानसभा के। आपके फोन से कुछ गड़बड़ी आ रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे 7-8 महीने पहले फिर से बाहुबली अनंत सिंह हेडलाइंस में आ गए। ये जो पूरी स्थिति बनी है, जो गोलीबारी हुई है, जो गैंगवार की नौबत आई है, इसके पीछे का खेल आप क्या समझ पा रहे हैं? इसके पीछे का खेल मैं आपको इतना ही बताऊंगा। मैं 1978 में बाढ़ थाना में प्रोबेशनर था एज सब इंस्पेक्टर, और उस समय से जो हमने स्थिति देखी है, वहां गैंगवार की स्थिति सब दिन रही है। हमेशा किसी न किसी के बीच गैंगवार जो है वो चलता रहा है, और जहाँ वहाँ वर्चस्व की लड़ाई भी इसी चलते हमेशा होती रही है। उसका ज्योग्राफिकल सिचुएशन वैसा हो या पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसके चलते ये हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू लगातार चल रहा है कई सालों से। अब इस बार जो स्थिति बनी है, चूंकि चुनाव में हेलो 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 आवाज आ रही है सर? हेलो आवाज आ हाँ, रही है आपकी? अच्छा। इस बार जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें ये स्वाभाविक है, ये अपने लोकल जो कैंडिडेट थे, इनके पक्ष में इन्होंने काम किया है। और अशोक महतो के बारे में जो बोला, अशोक महतो का इस इलाके मोकामा के इलाके में कभी उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रहा है। मैं नवादा में भी इंस्पेक्टर रहा हूँ, मैं आपको बताया था, नवादा टाउन में इंस्पेक्टर था, और वहां उनका अखिलेश सिंह से था, अदावत था। अखिलेश सिंह मैंने एक अलगे गैंग लीडर थे वहां के, वारसालीगंज के, जिनकी वाइफ अभी अरुणा देवी बीजेपी से विधायक है बिहार में। तो अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच जो गैंग वार चलता था, वो उधर ही बेल्ट में था, वारसालीगंज से लेकर तकपुरा के बीच था उधर। और इस तरफ यहाँ मोकामा में उनका कोई संपर्क मेरे हिसाब से पहले से कुछ नहीं था। इसी चुनाव में दोनों के बीच आपस में ये चूंकि सपोर्ट कर रहे थे लोकल कैंडिडेट को, उनको, ललन बाबू को, और वो खुद ही उम्मीदवार था, तो उसके खिलाफ ये बहुत ही मजबूत तरीके से इन्होंने सहयोग किया। ललन सिंह जी जो प्रेजेंट एमपी मंत्री हैं उनके पक्ष में थे ये, और उसी को लेकर ये नई माने ये नया समीकरण बना दोनों के बीच लड़ाई का। पहले नहीं था, पहले दोनों का अलग अलग क्षेत्र था। इनका मोकामा बाढ़ इधर का आइडिया था, उसका अपना शेखपुरा और नवादा वो बेल्ट उसका था। लेकिन इधर इस चुनाव को लेकर शुरू हुआ है, और उसके बाद चुनाव के बाद तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की पहली घटना हुई है। सर आप तो बहुत पुराने ऑफिसर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं। मैं 2-3 चीज आपसे समझना चाहता हूं। कहा जाता है कि मोकामा में, आपको आवाज मिल पा रही है? तो मेरा सवाल यह है कि मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ कोई सर उठा नहीं सकता, कोई फन उठा नहीं सकता, कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि उनके ऊपर कि अनंत सिंह ऐसा कर रहे हैं। ये सोनू मोनी की उम्र अब बताया जा रहा है कि 34-35 साल है, और अनंत सिंह इतने बड़े बाहुबली, तो सोनू मोनू के पास इतनी ताकत कहां से आई कि वो अनंत सिंह को चैलेंज करने लगे? इनके पीछे कौन है? इनका इतिहास क्या है? इनका इतिहास है, इनके बड़े भाई बिरंचित सिंह 78 में मुखिया हुए थे बाढ़ में, और इनके बड़े बिरंचित सिंह से छोटे भाई इनसे बड़े थे, ये तो भाई में सबसे छोटे हैं, दिलीप सिंह थे। तो दिलीप सिंह की कहानी जो शुरू हुई थी, तो क्राइम, इनके परिवार का क्राइम में इंट्रेंस उसी समय से हुआ, 78 अक्टूबर नवंबर से। उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता रहा, दिलीप सिंह की भी चलती रही काफी समय तक वहाँ। और वो भी आरजेडी में मंत्री बने, स्टेट मिनिस्टर हुए बिहार गवर्नमेंट में। उनकी बीमारी के बाद डेथ हुआ, उसके बाद अपने परिवार से सक्रिय ये हुए राजनीति में हुए, तो ये आए, इन्होंने जदयू का दामन थामा। इनको वर्तमान जो सरकार है उनके लोगों से इनका संपर्क बढ़ा,
और इनके एमपी भी हुआ करते थे। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उस समय एमपी हुआ करते, एमपी हुए वहां से, और वहीं से इनका मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सफर वहीं से शुरू हुआ है। तो इस बीच में तो फिर अलग भी हुए, और एक घटना घटी 2014-15 में, जो घटना घटी जिसमें इनके घर से आर्म्स रिकवरी हुआ, क्या सब हुआ, छापेमारी हुई पटना में। 2004 में इनके घर पर इनकाउंटर भी हुआ है, जिसमें 3-4 लोग मारे गए थे। एसटीएफ और इनके लोगों के बीच फायरिंग हुई थी। ये तो सब लोग जानता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वहीं से ये इनका नाम ज्यादा आया, और 2005 में इन्होंने असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया, और असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करके और ये आए विधानसभा। अब विधानसभा आए, फिर जब इनका 2014-15 में ये रजिस्टर होने लगे, तो उसके बाद जब 20 का चुनाव आया, तो इनकी पत्नी नेचुरल है, मतलब सत्ता पक्ष को लगा कि इनको टिकट देने में परेशानी होगी या शिकायत होगी, तो इनकी पत्नी को राजद ने टिकट दिया। नहीं, ये आवाज जो आ रही कहानी है। आप बता रहे हैं ये अनंत सिंह की कहानी हो गई। सोनू मोनू की कहानी क्या है? सोनू मोनू के को इतना पावर कहां से आया कि अनंत सिंह से वो टकराने चल गए? सोनू मोनू जहां तक मैं समझता हूँ, इन्हीं की पार्टी के समर्थक वे भी हैं। उनका भी उनका भी मैं समझता हूँ कि संपर्क वर्तमान मंत्री जो भारत सरकार में है उनसे है, और आपस में इन लोगों का आपस में है, उससे उनका कुछ लेना देना मैं समझता हूँ नहीं है। इन लोगों का आपस में स्थानीय राजनीति में अपनी दबंगता को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई है। आज जो कार्रवाई हुई, आज जो एक्शन हुआ, इसमें जो अनंत सिंह पर आरोप लगाए गए हैं, उसमें क्या लगता है, क्या अनंत सिंह को फिर से एक लंबी सजा हो सकती है? ये तो अभी देखिए, ये तो आगे की बात है। फिलहाल तो आज वे आत्मसमर्पण किए हैं और उनको जेल भेजा गया है। और उनके एक लड़का, जैसा हमने देखा है न्यूज में, एक लड़का रोशन उनका सपोर्टर पकड़ा गया है, और एक उधर से सोनू सरेंडर किया है या गिरफ्तारी हुई है उसकी, लेकिन वो भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसमें भी कहीं नहीं कहीं कुछ अंदर से कुछ राजनीतिक जो है, कुछ कार्रवाई जरूर हुई है राजनीतिक रूप से। नहीं, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कार्रवाई हुई। क्या राजनीतिक रूप से कोई दबाव था पुलिस पर जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? हाँ, क्या पुलिस पर देखिए, पुलिस पर तो दबाव होना स्वाभाविक है। जब जैसा जैसा एफआईआर बता रहा है, दोनों पक्ष से गोली चली है। तो उसमें दोनों पक्ष से एक एक प्राथमिकी हुई है। पहले सोनू के मैं तरफ से तो हुए। समझता हूं कि तो काउंटर एफआईआर है। एक ने हाँ, एफआईआर किया, दूसरे ने काउंटर भी एफआईआर भी है, और पुलिस ने अपने डिफेंस के लिए एक एफआईआर किया है, जिसमें दोनों पक्ष को मुद्दालय बनाया गया है। उसमें पुलिस को इन द लॉन्ग रन जो है बेनिफिट यही मिलेगा कि चूंकि दोनों एक ही केस के अक्यूज्ड हैं, तो दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। ये चाहेंगे कि न्यायालय से हम कंप्रोमाइज करके आपसी समझौता करके केस खत्म कर लें, तो वो हो सकता है ये जो इन लोगों के द्वारा जो आपस में किया गया काउंटर केस है उसमें हो जाए। लेकिन उस केस में जो जिसमें पुलिस में ये कंप्लेनेंट है, जिसमें पुलिस कंप्लेनेंट बनी है, उसमें तो कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये आफरे का केस है। आफरे का केस अपने आप में एक सीरियस मामला समझा जाता है, और उस पर फायरिंग हुई है, और तो नॉन बेलेबल केस है। इसमें निश्चित रूप से, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन 307 निश्चित रूप से लगा होगा। तो उस स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये न्यायालय से भी कंप्रोमाइज करके इन लोगों को छुटकारा नहीं मिल पाएगा। मतलब कि आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में अनंत सिंह, जो इस साल का विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, ऐसा भी हो वो तो सकता है? कहना मुश्किल है। वो तो न्यायालय में जैसा जिस हिसाब से लोग अपनी अपनी गलती के बारे में प्लीड करेंगे, उसके खिलाफ उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कि पॉलिटिकल मैटर है। और अगर बेल दे दिया, तो अगर संविधान अलाउ करेगा, लॉ अलाउ करेगा, तो चुनाव लड़ भी सकते हैं लोग। जेल से भी चुनाव लड़ते हैं, जेल से अच्छा, चुनाव मुझे लड़ने। एक चीज बताइए, आपने तो बहुत लंबा इतिहास देखा है अनंत सिंह का। ये जो मोकामा के इलाके में, कभी उनकी अदावत सूरजभान सिंह के साथ थी,
कभी हमने देखा कि सम्राट अशोक के साथ थी, ऐसे उनके बड़े दुश्मन हुए, लेकिन उस पूरे इलाके में अनंत सिंह का ही बोलबाला क्यों रहता है? देखिए, अशोक सम्राट का अपना क्षेत्र बहुत था, उसका उत्तर बिहार के कई जिलों में था। आज हमारे यहाँ वैशाली जिला में इनकाउंटर में मारा गया वो, तो उनका वैशाली था, समस्तीपुर था, मुजफ्फरपुर था। मिनी नरेश उनका एक मास्टरमाइंड हुआ करता था, और स्टूडेंट था बिहार यूनिवर्सिटी का। तो इनका अशोक सम्राट का वहां भी अड्डा रहता, तो वहां से भी जुड़ा हुआ था, समस्तीपुर से जुड़ा हुआ था, बेगूसराय तो घर ही था। तो इस स्थिति में उनका उसका तो बहुत लंबा क्षेत्र था अशोक सम्राट का। और हो सकता है सूरजभान सिंह को लेकर उस तरफ से, सूरजभान सिंह के चलते उधर से वो भी उनके साथ ही इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन उसका अपना बड़ा गैंग था, उसका भी बड़ा गिरोह था। हाँ, लेकिन ये है कि सूरजभान सिंह के और इनके भी तो डायरेक्ट चलता था, सीधा सीधी लड़ाई चलती थी वहाँ। इसलिए हम आपको कहें कि पिछले कम से कम 30-40 साल से ये उसका जोग्राफिकल टोपोग्राफी के कारण, क्योंकि गंगा के बीच में जो गांव है उधर इधर, वो मिला के गैंग रहता है, तो भागने में भी इन लोग को सहूलियत होती है। जो नाव पकड़ के निकल गया तो फिर आप दियारा में जाकर, हमने कलू यादव के खिलाफ कई इनकाउंटर किया था, बेगूसराय में मैं इंस्पेक्टर था तब, बेगूसराय में भी मैं रहा हूँ। मैं अशोक सम्राट के परिवार को, उनका भी बैकग्राउंड जानता हूँ। तो उसमें मैं कई बार कैलू यादव एक अधिक यादव के गैंग का लेफ्ट आउट बाद का जो है समझिए हेड वही था। तो उसकी लड़ाई चलती थी वहां अशोक सम्राट से। तो अशोक सम्राट उस हिसाब से 88-89 में हमने कई बार बहुतों रेड किया दियारा क्षेत्र में। तो होता था क्या कि गंगा किनारे इन लोग का स्पाई रहता था किसी न किसी रूप में, चाहे नाव वाला हो या और कोई हो। और जब वो कोई नया आदमी को देखता था, इन लोग को इंडिकेट कर देता था उस पार से, जब तक हम लोग जाए तब तक भाग जाता था। कभी आमने सामने भेंट हुई, एक बार इनकाउंटर हुआ तो हम लोग तो पैदल हो गए थे पुलिस वाले, और वो घोड़ा पर चढ़ के वहां से निकल गया, भाग गया, सब निकल गया वहां से। अच्छा शिवचंद्र सर, मैं आपसे एक आखिर सवाल जानना चाहता हूं। इस पूरे मामले में पुलिस की कमी, मतलब पुलिस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि बताइए, आज के दौर में भी कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है कि वो जाकर किसी के घर पर, या कोई आकर किसी के घर पर, या दो गैंग आपस में खुलेआम गोलीबारी करते हैं, उसका वीडियो फुटेज बनाया जाता है। आरोप ये लगता है कि दोनों तरफ से खोखा चुनने के लिए भी आदमी रखे जाते हैं ताकि पुलिस को सबूत ना मिले। इसमें आप पुलिस की कमी भी मानते हैं क्या? तो इसकी कमी तो बहुत रही है। परसों परसों मैं समझता हूँ परसों की घटना है वो, परसों की घटना। उसी दिन FIR करके उसी दिन कार्रवाई होना चाहिए था। सब कोई शाम नहीं था वहां, कोई किसी से छिपा हुआ नहीं था। विधायक जी भी वहां बैठे हुए विधायक जी भी वहां बैठे हुए थे, और उधर के लोग भी थे। उसी दिन ये पुलिस जो अपने खुद FIR के कंप्लेनेंट बनी है, ये बनने की जरूरत भी नहीं थी। वही दोनों पर जब एडिशनल SP भी वहां गए, तब तो और वहां ही उसके बाद भी डिसीजन। बैठकर दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। टीवी पर बैठकर खुलेआम गैंगवार की धमकियां दी जा रही है एक दूसरे को। धमकी दी जा रही थी। ये तो देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जब प्रशासन के लोग वहां और इस तरह की धमकियां दी जा रही है, और गोली सुन रहे हैं कि कल चली भी है गोली, तो ये तो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, आपको लगता है कि अनंत सिंह पर एक सेकंड, जो लोग गए थे वहां, जब पहुंचे प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर पहुंचे, तो देन एंड देयर वहां इनको इन्वेस्टिगेशन करके और एक्विजिशन डिसाइड कर लेना था कि दोनों पक्ष में गलती है या एक पक्ष गलत है, और उस हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए था। तो परसों तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, कल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ FIR हुआ कल, और तो कुछ हुआ नहीं। कम से कम कल ही कुछ कुछ गिरफ्तारी होती तो लोगों को लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रहा है। तो कल तक तो कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ आज सरेंडर की कहानी है वो। और सरेंडर की कहानी में तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों ने अपने बचाव के लिए सरेंडर कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये सरेंडर मतलब जो आदमी एक दूसरे की जान लेने पर उतावले थे, वो आज अचानक कोर्ट के सामने सरेंडर करने पहुंच गए? ये खेल क्या है? ये सरेंडर वाली पॉलिसी समझ नहीं आई। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि एक ही साथ दोनों पक्ष सरेंडर कर गया लोग कोर्ट में। तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बीच में कुछ कंप्रोमाइज कराने की जरूर कुछ स्थिति आई है, तब दोनों पक्ष को सरेंडर करा गया है, ताकि प्रशासन की भी प्रतिष्ठा रह जाए, और इधर
इन लोगों का भी अपना रह जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को कहने के लिए भी हो जाए कि 2 आदमी हम लोग के प्रेशर में कोर्ट में सरेंडर किया, 2-3 आदमी। मतलब ये आपको एकदम सिंपल नहीं लग रहा, ये सरेंडर करने वाली घटना एकदम सिंपल नहीं है हमको जैसा सिंपल दिखाया नहीं जा लग रहा रहा है। है। देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस थिंग। अच्छा, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? वो तो जो लोग वहाँ स्थानीय हैं, वहाँ जगह पर वही बता सकते हैं। वैसे जो आप समझ रहे हैं वही मैं भी समझ रहा हूँ। नहीं, उससे खुलकर ज्यादा बताइए सर, क्या कोई अभी पॉलिटिकल जो प्रेशर स्थिति है है? उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो महसूस किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कमी तो हुई है निश्चित रूप से। कल भी मैं गया था एक जगह डिबेट में, तो मैंने कहा कि जो पदाधिकारी वहां पहुंचे, जब सारे के सारे पदाधिकारी वहां थे, गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया गांव, तब तो वहां जो स्पॉट पर थे उनको देन एंड देयर प्लेस ऑफ ऑकरेंस देख के लोगों से पूछ के डिसाइड करना चाहिए था कि इसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए उनको। और ये भी जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ बड़ी पदाधिकारियों के दबाव में ही की गई कार्रवाई है। चलिए, यह बहुत कोई बहुत शुक्रिया। सामान्य कार्रवाई नहीं है, चाहे उसका कारण जो हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आज जो पूरे दिन एक्शन हुआ है पुलिस की तरफ से, जो रिएक्शन हुआ है अनंत सिंह और सोनू मोनू की तरफ से, वो कोई बहुत नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। इसके देखिए, पीछे बहुत बड़ा नवादा में अखिलेश सिंह, अशोक सिंह गिरोह की जो लड़ाई चली, तो नवादा हाँ। कोर्ट में बम फेंका, वहां से हमारा इंट्रेंस तो उसमें मैं जिला में गया ही था। हमारी पोस्टिंग हुई टाउन अफसर इंचार्ज में नवादा, और वहीं से हमारा इंट्रेंस हुआ। तब हम आपको इतनी कहानी बता रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में चकबाय नरसंहार हुआ। चकबाय नरसंहार में 2 दिन तक हम एसपी सब लोग, हम लोग पीओ पर कैंप करते रह गए। पड़ता था वारसलीगंज के पास ही, वो भी पुलिस सपोर्ट था। तो उसमें थे, तो उसमें जो पता चला, उसका मास्टरमाइंड प्रदीप महतो था। प्रदीप महतो को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा। प्रदीप महतो भी जेडीयू से विधायक हुए। अब आप जोड़ते चलिए तो कितना जोड़िएगा इसको। प्रदीप महतो वारसलीगंज से ही जेडीयू का विधायक हुआ, 5 साल विधायक रहा। ये अब तो इन लोग का दुर्भाग्य रहा ही अपना है। समय के हिसाब से जहां सुरक्षित होता है, वहां ये लोग अपना अपना वर्चस्व बनाते हैं। और यही रहा कि एक एक दौर ये भी आया राजनीति का कि जितने बाहुबली थे, आप देखिए कि वो पॉलिटिक्स की मेन धारा में आ गए, अपना हाँ, बाहुबलीपन छोड़कर। और उनको संरक्षण भी मिला, राजनीतिक संरक्षण मिला। और ये बड़ा दुर्भाग्य रहा बिहार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।